हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल देखो, आपके सामने शुरू होने वाला है कि समान पात्रता परीक्षा जो आपके सीईटी के लिए जो विशेष रूप से 10+2 यानी कि आपके यहाँ पर दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की अपन बात कर रहे हैं। देखो बिल्कुल एज इट इज़ हूबहू जो मॉडल पेपर है आपके बीच में, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम पेपर आपके बीच में लेकर आया हूँ। है जैसा हूबहू आपके पेपर ये परीक्षा में फंसने वाला है, और यहीं से बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, गारंटी है। आज ये पहला मॉडल पेपर आपके बीच में, इसके बाद लगातार रूप से अपने ऐसे ही 20, 25, 30 मॉडल पेपर आपके बीच हाजिर होते रहेंगे लेकर बार बार। तो सभी साथी अंत तक जुड़े रहे। और अब अपन सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो आपके बीच में, ये रहा पहला प्रश्न। अच्छे से जूम करके आप देख लेना। इधर देखो, पहला प्रश्न आपके बीच में। प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है कि आपका कि निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और यहाँ टेराकोटा वर्षभ आकृतियां मिली है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, और नहीं के बारे में पूछा है, वो भी किसके बारे में? आहड़ के बारे में। तो साथियों ध्यान रखना, इसे आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये नहीं है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के बारे में बात करें तो आपने सीकर का गणेश्वर सभ्यता का आप नाम सुना होगा, वहां पर आपका उत्तर चला जाएगा। तो यहां पर साथियों ऑप्शन सी जो आपके पहले प्रश्न में एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का प्राचीनतम स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन बता रहा है रेड टोंक, दूसरा बता रहा है जोधपुरा जयपुर में जो है, और विराटनगर भी जयपुर में, बेराट जिसे आप कहते हो गणेश्वर सीकर में पड़ता है। तो जल्दी इसका उत्तर सोच लो आप अपने मन में। उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का प्राचीनतम स्थल कौन सा है? तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, आपका यहाँ पर विराटनगर, यानी विराटनगर की जब भी चर्चा करें तो विराटनगर अर्थात साथियों बेराट है, जयपुर की अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी, यानी कि बिल्कुल ये आप जरूर ध्यान रखना। बेराट कहाँ पर पड़ता है? तो जिला जयपुर में, और आपको पता होना चाहिए यहीं से भाब्रू शिलालेख के अवशेष प्राप्त हुए थे। और भाब्रू शिलालेख ही ऐसा शिलालेख साथियों जो अशोक होने का और अशोक के बोध होने का प्रबल प्रमाण जो प्राप्त होता है वह आपको भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होता है। यह बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन सी साथियों एकदम क्या हो जाएगा? आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता से आपके करपी स्वर्णी मृद पात्र प्राप्त हुए हैं? बताओ राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या आहड़ से, कालीबंगा से, या गिलूंड से, या गणेश्वर से? तो चार ऑप्शन आपके बीच में दिए हुए हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि यह करपिस वर्णी मृदपात्र की बात हो रही है। तो करपिस वर्णी जो मृदपात्र है साथियों, ये आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। करपिस वर्णी मृदपात्र की जब भी बात करें तो आप ध्यान रखना यहां पर कहां से प्राप्त होंगे? गणेश्वर सभ्यता। साथियों गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में पड़ती है, यहां से आपके प्राप्त हुए, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, जहां से मछली पकड़ने का कांटा भी यहां से प्राप्त हुआ है। यह आपको अच्छे से, और लगभग 90% से भी अधिक यहां से जो चीजें प्राप्त हुई है वह आपकी किसकी प्राप्त हुई है? तो कांसे की प्राप्त हुई है। बिल्कुल यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना, कांसे तांबे की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि मेवाड़ के किस शासक ने रावल शाखा को जन्म दिया? साथियों रावल शाखा, आपसे पूछा जाए मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना, तो आप नाम सुनते होंगे गुवादित्य। बिल्कुल आप नाम सुना होगा, गुवादित्य ने किसकी? गोहिल संप्रदाय की स्थापना की थी। गोहिल जो है गोहिल शाखा की स्थापना की। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है रावल शाखा की स्थापना जो है किसने की है? तो आप अच्छे से जानते होंगे। देखो साथियों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में रावल शाखा, तो रावल शाखा साथियों आप ध्यान रखना अच्छे से। हाँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना आप कि रावल शाखा की बात करें, बताओ रावल शाखा, हाँ बिल्कुल एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रावल शाखा क्षेम सिंह दे रखा है, छत्र सिंह दे रखा है, रण सिंह दे रखा है, राव दे रखा है। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन ए जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। यानी क्षेम सिंह यहाँ पर क्या होगा? आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना। देखो कई जगह राव भी आपको दिया मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है यह भी आपको दिया मिल जाएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है? तेज सिंह, जैतर सिंह, राणा लाखा, या राणा सांगा? तो साथियों आप अच्छे से जानते हैं, मध्यकालीन की बात करें तो जैतर सिंह, इल्तुतमिश और भुताला का युद्ध आपको याद होगा ना, इल्तुतमिश व भुताला, यानी कि जैतर सिंह के मध्य भुताला का युद्ध हुआ था, आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये ऑप्शन बी आपका एकदम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर
कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण करे उसे अपने अधीन कर लिया था? 1301 में, 1303 में, 1403 में या 1132 में? साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम शाखा जब भी पूछा जाए तो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में। और 1301 ईस्वी में साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चिमना बेगम की आशिक को तड़पाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया। और रणथंभौर के शासक हमीर देव, अरे याद है ना साथियों, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार है, और तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार। आपने सुना होगा ना, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये साथियों आप अच्छे से जानते होंगे। पहला शाखा तो कहां पर हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा की बात करें तो आपके रणथंभौर में, जबकि यहां चित्तौड़ पर पूछा है तो चित्तौड़ पर साथियों आक्रमण कब किया था? 1303 में। इस समय आपके रतन सिंह जी जो है ये आपके चित्तौड़ के क्या हुआ करते? शासक हुआ करते थे। और रतन सिंह जी की जो रानी थी पद्मावती, अरे साथियों सबसे सुंदर रानी की बात करें, उनकी रानी को प्राप्त करने के लिए आपका अलाउद्दीन यहां पर क्या करता है? आक्रमण करता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, चित्तौड़ में किस शासक ने सिसोदिया वंश की नींव डाली? साथियों सिसोदिया वंश की बात की जा रही है। देखो आपको अच्छे से पता होगा, सिसोदिया वंश जब रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद आपके पूर्ण रूप से क्या हो गया था? एक बार मेवाड़ में सब कुछ क्या हो गया साथियों? खत्म हो गया था। सब कुछ जब खत्म हो गया तो अब मेवाड़ में आपके देखो रावल शाखा का अंतिम शाखा आपके रतन सिंह को माना जाता है शासक, क्योंकि रतन सिंह के काल में हुआ शाखा। तो उसके बाद अब वापस क्या होगा? महाराणा हमीर। साथियों महाराणा हमीर की बात करें, हमीर के काल की बात करें तो हमीर को आपके क्या कहा जाता है? सिसोदिया शाखा का मेवाड़ में इस आपके संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि मेवाड़ के किस शासक के काल में जावर में चांदी की खान की आपकी खोज हुई थी? तो आप बताओ देखिए, क्या महाराणा लाखा, हमीर, जैतर सिंह, समर सिंह? तो साथियों यहां पर ऑप्शन ए होगा लाखा। याद है ना आपको? अरे लाखा के काल में साथियों, लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारे ने अरे अपने बेलों की मृत्यु की स्मृति में आपका क्या करवाया था? बिल्कुल याद है ना? तो पिछोला झील का निर्माण भी लाखा के काल में हुआ। और आपके जावर में चांदी की खान भी किसके काल में निकली? तो लाखा के काल में निकली। तो बिल्कुल ये हो चुका 8वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न ये रहा 9वां आपके बीच में। साथियों राजपूताना पूछा जा रहा है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जो है वह कहां पर की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है ये आपके स्थापना की गई थी 1918 दिल्ली में, 1919 वर्धा में, और 1918 अजमेर में, 1919 नागपुर में। तो आपको बताना है क्या ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा? तो साथियों बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखना, यहां पर 1918 दिल्ली में ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना तो 1918 में कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल सभी साथी लगातार रूप से वीडियो को देखते रहे और लाइक कर देना। जिन्होंने भी सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है वे सेशन को पहले क्या कर देना? लाइक कर देना, क्योंकि साथियों 100% देख लेना, जब भी 10+2 का एग्जाम होगा सीटी का, उस दिन मैं आपको बता दूंगा स्क्रीनशॉट एक यहीं से इसी पेपर में से आपको जो डायरेक्ट रूप से फंसे प्रश्न आपको बता दूंगा। इसके अलावा भी साथियों पर लगभग कम से कम 20 से 25 मॉडल पेपर जो है ये अपन लगातार रूप से पर डे आपको करवाने वाले हैं। तो आप सभी साथी लगातार जुड़ते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप अपने टेस्ट को सुचारू रूप से संचालित करते रहे। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है साथियों? एकीकरण समूह संबंधित मुख्यमंत्री, यानी एक तरफ तो एकीकरण का समूह बता रखा है कि चरण एकीकरण साथियों आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? अरे 7 चरणों में हुआ था। वन विभाग में, फॉरेस्ट गार्ड में साथियों प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों 7 चरणों में मत्स्य यूनियन, राजस्थान यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान और यूनाइटेड, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों? सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ देंगे। क्या मत्स्य यूनियन का शोभाराम कुमाऊं था, गोकुलाल असावा राजस्थान यूनियन का था, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा था, या यूनाइटेड राजस्थान की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया था? या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखना, यूनाइटेड राजस्थान की बात करें तो ये मोहनलाल सुखाड़िया आपके यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न 11वां, कह रहा है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? विजय सिंह पथिक ने लिखी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी, या माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी, या सागरमल गोपा ने लिखी? तो साथियों आपको इसका उत्तर बताना है मुझे। 11वें प्रश्न का उत्तर जो है आप में से कौन कौन बता सकता है? हाँ बिल्कुल आप अपने माइंड में इसका उत्तर सोच ले साथियों। माणिक्यलाल वर्मा जो है ये आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। मेवाड़ का वर्तमान शासन जो है ये आपके माणिक्यलाल वर्मा ने ये पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर
हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान का एकीकरण तृतीय चरण किस रियासत को मिलाकर पूरा किया गया था। साथियों तीसरा चरण अच्छे से याद होगा आपको, अरे अच्छे से याद होगा साथियों। पहला चरण हुआ मत्स्य संघ, साथियों ABCD याद है ना, अरे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अच्छे से याद होगा। उसके बाद दूसरा चरण हुआ जिसमें आपको पता है राजस्थान की लगभग 9 रियासतें उसमें शामिल हुई थी। अरे बाबू झाड़ू की को परसाटो, आपने वो ट्रिक सुनी है ना, हाँ बाबू यानी कि बांसवाड़ा बूंदी, आपने सुना होगा अच्छे से, वो ट्रिक आपने सुन रखी होगी। तो तीसरे चरण में साथियों किसे मिलाया गया था, तीसरे चरण में इसमें उदयपुर को शामिल किया गया और इस चरण को आपके क्या कर लिया, कंप्लीट करवा लिया गया, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि बताओ वागड़ की मीरा नाम से प्रसिद्ध महिला संत कौन सी है। क्या संत दयाबाई है, क्या संत मीराबाई है, या संत कर्माबाई है, या संत गौरीबाई है, जल्दी बताओ। वागड़ की मीरा साथियों, वागड़ की मीरा साथियों, राजस्थान की मीरा तो आपको पता है मीराबाई, जिनका जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था, अच्छे से आप जानते होंगे। बिल्कुल साथियों, जिनकी माता का नाम वीर कुंवरी, पिता का नाम रतन सिंह बाजोरी था, जिनका लालन पालन मेड़ता में हुआ था। साथियों आप मीराबाई के बारे में कई बार सुन चुके हो कि मीराबाई जन्म्या मेड़ता गढ़ रे, लेकिन साथियों ध्यान रखना मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ है, मेड़ता में उनका लालन पालन हुआ है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है साथियों वागड़ की मीरा। साथियों दयाबाई तो साथियों आपने अच्छे से नाम सुना होगा दयाबाई के बारे में कई बार कि आपने चरणदास जी का अगर नाम सुना है तो चरणदास जी की शिष्य हुआ करती दयाबाई और सहजोबाई। तो दयाबाई ने दयाबोध और विनय मल्लिका नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। साथियों कर्माबाई का नाम सुना है क्या, अरे थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, अरे जीमो महाराज श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। अगर आपने साथियों ये कहावत सुनी है तो ये कर्माबाई का संबंध नागौर से साथियों, और कर्माबाई साथियों वह महिला संत है जो भगवान कृष्ण को अपने हट से, अपने जिद से भोजन करवाने वाली महिला संत तो कौन थी, तो कर्माबाई थी। साथियों गौरीबाई, साथियों वागड़ की कौन थी रे, वागड़ की महिला संत साथियों जिन्हें मीरा के नाम से, तो वह गौरीबाई थी। मीराबाई खुद तो साथियों इसे राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की राधा जो है साथियों ये किसे मीराबाई को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी यानी कि शुक्ल पक्ष की नवमी को मेला भरता है। सांतु गांव साथियों, सांतु गांव का जब भी नाम आए तो आपको नाम याद आ जाए साथियों किसका, फत्ता जी का। साथियों फत्ता जी का नाम आपको जरूर याद आना चाहिए और आप अच्छे से जानते हो फत्ता जी को आपके किस नाम से साथियों, भूमि रक्षक या ग्राम रक्षक लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। हड़बूजी साथियों, हड़बूजी का प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव में है। कहां पर है, बेंगटी गांव में। और साथियों कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ रनीला या रूनीला का नाम सुना होगा चित्तौड़गढ़ में आपने, वहां पर आपकी प्रधान पीठ है किसकी, अरे वहां पर सिद्ध पीठ है कल्लाजी राठौड़ की। बिग्गा जी साथियों, बिग्गा गांव जो आपकी रीडी बाना के पास में पड़ता है बिग्गा गांव, वहां पर आपकी इनका क्या लगता है 14 अक्टूबर को फिक्स यहाँ पर आपको क्या लगता है, इनका मेला लगता है। अच्छे से आप जानते होंगे जाखड़ जाति के कुल देवता के नाम से जाने जाते हैं बिग्गा जी। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, तो जगत माता और झेला माता, नरसिंगी माता, आवड़ माता। देखो साथियों आपको सुमेलित का नहीं, यहाँ पर अगर आपको सही से नहीं पता है तो जगत माता आप अच्छे जानते हो, जगत अंबिका माता साथियों जिन्हें आपके ये उदयपुर में सुमेलित है, क्योंकि जगत अंबिका माता का जो मंदिर है जिसे मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, और भी साथियों ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में ताजा ये प्रश्न पूछा गया था। और राजस्थान पुलिस का जो अभी पिछला वाला जो पेपर हुआ था आपके, उस पेपर में आपके ये प्रश्न पूछा गया था। तो जगत अंबिका माता के बारे में तो आप अच्छे से बहुत अच्छे से जानते होंगे और बहुत शानदार और जानदार, ये हजारों बार पूछा जाने वाला। साथियों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो शहर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखना राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, जबकि आपसे पूछा जाए हाड़ौती का खजुराहो तो भंड देवरा बारा को कहा जाता है। ये बातें आप साथ को साथ में आपको बता रहा हूं ना, जो बोल के जितनी भी चीजें बता रहा हूं आप उनको याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और साथियों बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान देना, निश्चित रूप से जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उस दिन आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या मिला यहाँ से, यानी कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अब से रेगुलर आपके बीच में टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर रहेंगे, तो सभी साथी इस पर क्या करें, गौर करते रहे और आगे की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करते रहे, ठीक है ना। तो झेला माता साथियों चित्तौड़गढ़ बताया जा रहा है, नरसिंगी माता, आवड़ माता साथियों, आवड़ माता तो आवड़ माता आपको पता है जैसलमेर में, जिन्हें करणी माता की क्या माना जाता है साथियों, आराध्य देवी, जिन्हें तेमड़ा ताई माता के नाम से आप जानते हो ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां पर साथियों झेला माता जो है, झेला माता सुमेलित नहीं है, ये झेला माता नाम से कोई मुझे माता नहीं लगी, और ये कौन आपकी क्या सुमेलित है। तो यहां पर साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में 16वां प्रश्न, ये हाजिर हो चुका है आपके बीच में 16वां प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है साथियों, प्यारा प्रश्न, इतना प्यारा प्रश्न है। ख्याल गायकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ख्याल साथियों आपने सुना होगा कि कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है, और उन्हीं ख्यालों को साथियों रंगमंच के ऊपर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, ख्याल गायकी। और ख्याल गायकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इसके अनेक घराने तथा जयपुर घराना, किराना घराना का निर्माण हुआ। मंदरंग को ख्याल के जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है, और किराने घराने के प्रवर्तक अली बंदे अली खां को एक प्रसिद्ध बीकानेर बिनकार थे, उनको माना जाता है। मेवाती घराने के आरंभकर्ता हद्दू खां तथा हस्सू खां थे। बताओ देखिए साथियों, इनमें से कौन सा जो है आपके सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहां पर उत्तर जो होगा ऑप्शन डी आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भीलों के नृत्य को दर्शाता है। साथियों भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। हाँ, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, अरे हाथी पर बैठकर लट लेकर दीव चक्री घूमी, अरे रम पीकर, है ना, याद है ना। तो साथियों भीलों के नृत्य को दर्शाता है, जिसमें सारे भीलों के नृत्य हैं। आपने नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे साथियों। गेर नृत्य, द्विचक्र नृत्य, हाथी मना नृत्य, हाँ ये आपके सारे किसके हैं, तो ये भीलों के, ऑप्शन ए आपको यहां पर सही हो जाएगा। ये रहा साथियों 18वां प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। साथियों तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज त्योहारा साथियों श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया से आपके त्योहारों का आगमन माना जाता है, और आपके चैत्र शुक्ल तृतीया अर्थात साथियों आपकी बात करें कि गणगौर पर त्योहारों का अंत माना जाता है। लेकिन साथियों बूढ़ी तीज अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आपके जो तृतीया आती है वह आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपकी कौन सी तृतीया मनाई जाती है, तो बूढ़ी तीज को साथियों कजली तीज, सातोड़ी तीज, आपकी बड़ी तीज आदि कई नामों से आपके जाना जाता है। और बूढ़ी तीज जो है साथियों, इसकी सवारी जो है कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। और साथियों इसी में आपकी कंजर जाति की जो कन्या होती है वह आपके, हाँ बिल्कुल वो फूंक आपके होता है ना, ज्यादातर सोंगनी नृत्य, वो सोंगनी नृत्य करती है। चक्री नृत्य भी यहाँ पर आपके आयोजन किया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन ए जो है साथियों आपको क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम तथा चावल रखने का जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है। साथियों विवाह की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में जब कोई मेहमान आते हैं और अपने आते हैं नहीं, जब बाई आती है घर पे तो कहते हैं भाई बाई को बेस कराओ बेस, और बाई जब पाँच बीर हुआ है और बाई सागे पावना ले राइडी पावना तिलक लगा रहा हाथ में सोरो नोट पकड़ावानी बिन के साथ चोपड़ा का किया करे, चोपड़ो क्या करे, चोपड़े में कुंकू डाले, चावल डाले और फिर तिलक लगाए, समझ गया बाद। हाँ सूखो चावल कभी कौन लगाया करे, कम 100 रुपया नेकरा से लगा करे, ठीक है समझ गया बोलते हैं। नेक्स्ट देखो साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न को पहले आप पढ़ो, फिर इसकी कूट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। पहले आप इस प्रश्न को पढ़ो, फिर मैं आपको इसकी कूट भी दिखा देता हूं। हाँ जल्दी पढ़ो। देखो जैसलमेर का दुर्ग एरन दुर्ग है, जो धाराधारगढ़ है वो धानवी श्रेणी का दुर्ग है, गागरोन दुर्ग ओदक दुर्ग है, और चित्तौड़गढ़ वन दुर्ग है। साथियों यहाँ पर देखना ओदक का मतलब क्या होता है, ओदक का मतलब है साथियों जल श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है ना। ओदक का मतलब यहाँ पर जल श्रेणी का दुर्ग है। तो यहाँ पर आप फटाफट मुझे इसका उत्तर बताओ देंगे साथियों। ये रहा सुमेलित करने वाला आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने है। इससे आप क्या कर सकते हैं, सुमेलित कर सकते हैं। ये लो मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, ये लो, ये आपको जूम आउट करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप सुमेलित करके मुझे इसका उत्तर बता दो देखिए। हाँ जल्दी से जल्दी मुझे इसका उत्तर बता दो देखिए। हाँ आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि आप देखो अच्छे से समझ रहे होंगे अच्छे से आप इसका उत्तर समझ रहे होंगे साथियों। ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको मिलान करके दिखाता हूं ना साथियों। देखो जैसलमेर का दुर्ग जो है वो धानवी श्रेणी, धानवी साथियों ऐसा दुर्ग है जिसके चारों तरफ मरुस्थल मरुस्थल हो, हाँ ऐसा दुर्ग आपके धानवी श्रेणी का। साथियों धाराधारगढ़ का दुर्ग जो है वो वन दुर्ग है, बिल्कुल ध्यान रखना। गागरोन दुर्ग जो साथियों ये आपके गागरोन दुर्ग क्या है, ये एक प्रकार का जल दुर्ग है, ओदक श्रेणी का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ साथियों ये एरन श्रेणी के दुर्ग, एरन यानी कि जिसके चारों तरफ वन हो। और चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो आपके मेसा पठार के ऊपर से आपकी पहाड़ी दुर्ग भी है। साथियों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वह आपके धानवी श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों का दुर्ग है, ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये आपने अच्छे से देखा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला को कहा जाता है। साथियों कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला के बारे में कहा जाता है, बताओ देखिए। हाँ ब्लू पोट्री, बंदेज कला, तारकसी, थेवा कला। साथियों थेवा कला हरे कांच के ऊपर क्या करना रे,
हरे कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य करना थेवा कला। थेवा कला चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध साथियों, कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। और इसके जनक आप जानते होंगे अच्छे से। और इसी के एक प्रमुख कलाकार महेश विजयराज। साथियों महेश विजयराज सोनी को 2015 में क्या दिया गया था? अरे सरकार के द्वारा साथियों पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था, अच्छे से जानते होंगे साथियों। ब्लू पोट्री याद है आपको? ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रमुख कला है। और आपने सुना होगा, देखो मुझे कमेंट करके बताना कि ब्लू पोट्री का जादूगर जो है वो किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे आप। हाँ बताओगे ना? बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन 21 में जो है आपका उत्तर भी क्या होने वाला है? हाँ ऑप्शन डी जो है आपका उत्तर होने वाला है। थेवा कला जो है इसे कांच पर कंचन का करिश्मा कला भी कहा जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जनोटन, जनोटन क्या होता है? साथियों जनोटन क्या होता है? क्या वर पक्ष द्वारा वधु के लिए दी जाने वाली श्रृंगारिक सामान। साथियों ये श्रृंगारिक सामान जो होता है ये आपके, हाँ जैसे आपने बरी है, पडला है, अरे आपके कुल मिलार थे को गहनों गालनो है को, हाँ तो क्या ये कहलाता है जनोटन? या वर पक्ष का वधु पक्ष की तरफ से किया जाने वाला स्वागत। साथियों वर पक्ष का जो वधु पक्ष की जब आप बारात लेकर जाते हो तो आपके जो दुल्हन के पक्ष वाले जो व्यक्ति है वे आपका स्वागत करते हैं, क्या उसे जनोटन कहा जाता है? या साथियों शुभ अवसरों पर भोजन पकाने के लिए काम लिया जाने वाला ईंधन या लकड़ी को आप जनोटन कहा जाता है क्या? नहीं साथियों, शुभ अवसरों पर भोजन पकाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए जो लकड़ियां काम ली जाती है उसे मूंदना कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसे मूंदना कहा जाता है, ठीक है ना साथियों। अगर लकड़ी विवाह आदि पर काम में ली जा रही है मिठाइयां बनाने के लिए तो मूंदना कहलाएगा। लेकिन अगर घर में सामान्यतः जो लकड़ी जलाई जाती है, जलाने के लिए काम में लेते हैं उसे सांकड़ कहा जाता है। और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाने के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है उसे काठ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये लकड़ियों के प्रकार हो गए भाई। या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है। तो साथियों यहां पर ऑप्शन जो कि आप 22 नंबर प्रश्न है इसमें ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक हो जाएगा। यानी वर पक्ष के द्वारा जो भोजन दिया जाता है विवाह के समय वे वाला क्या कहलाता है? जनोटन कहलाता है। साथियों चढ़वा या बंधारा किसे कहा जाता है? चढ़वा या बंधारा किसे कहा जाता है? क्या बंधाई का काम करने वाला कारीगर है, या फिर सफेद वस्त्र पर फूलों की काली बुंटी की छपाई, या लाल रंग की ओढ़नियों लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित आपकी मिट्टी की छपाई, या उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि चढ़वा या बंधारा किसे कहा जाता है? तो साथियों आप अच्छे से समझते होंगे। हाँ 23 में साथियों बंधाई का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, हाँ बिल्कुल बंधाई का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? चढ़वा या बंधारा कहलाता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। पूर्वी मारवाड़ी ढाडकी, उत्तरी मारवाड़ी शेखावाटी, साथियों दक्षिणी मारवाड़ी देवड़ावाटी, और पश्चिमी मारवाड़ी बीकानेरी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? ऑप्शन सी जो है आपका पश्चिमी मारवाड़ी ये बीकानेरी आप कहा जा रहा है ये सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में 25वां प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। क्या गजब का प्रश्न है आपके बीच में निकल कर। अरे प्रश्न क्या कह रहे साथियों कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा था? साथियों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आपको याद है ना? अरे जिसके अंदर अरे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ वही साथियों, हाँ 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान मत चुके रे चौहान, जो दोहा आपने सुना है ना वह चंद्र प्रदाई ने कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका 25 में एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट देखो 26वां प्रश्न आपके बीच में कि भारत का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? साथियों इंदिरा कोल, हाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी आपने सुना है ना साथियों। कोल कौन से हिस्से से करते हैं? कोल करने के लिए फोन कहां लगाते हो? कान पर, अर्थात उत्तर के हिस्से में इंदिरा कोल हो जाएगा और दक्षिण के हिस्से में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये इंदिरा पॉइंट साथियों बिल्कुल दक्षिण में है आपके, अंडमान निकोबार का आप नाम सुना होगा, बिल्कुल दक्षिण में साउदर्न जो पॉइंट है अपना वहां पर आपके कौन सा हो जाएगी? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो साथियों यहां पर ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर है। क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? साथियों टोटल वर्ल्ड के, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या 2.42 या 1.8 या 2.84 या 2.16? तो आप इसका उत्तर करें साथियों। 27वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर जो होने वाला है, हाँ 2.4 पूछा जाता है, सीधे सीधा 2.4% साथियों पूछा जाता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आंकड़ा दिया गया है कि 2.42, अर्थात आपके 2.42 आपके उत्तर करें तो आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या क्या कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट में नदी तथा सूची सेकंड में उनके प्राचीन कालीन नाम दिए हुए हैं, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? झेलम, चिनाव, रावी, व्यास। और सूची सेकंड में प्राचीन नाम दे रखे वितस्ता, अस्किनी, अंगिरकिरिया, विपाशा। साथियों यहां पर आपके सामने देखो, हाँ
हाँ, ये आप फटाफट करो। देखिए, देखो झेलम के बारे में यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है साथियों, झेलम, झेलम को वितस्ता कहा जाता है, चिनाव को अस्किनी कहा जाता है, व्यास को विपास कहा जाता है। लेकिन साथियों रावी, अरे रावी साथियों ये अंगित क्रिया नहीं है, ये रावी आपके सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 में एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप अच्छे से समझते होंगे। बिल्कुल ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। हाँ नेक्स्ट ये रहा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? जैव विविधता तप्त स्थल है, ये आपका कौन सा स्थल है? तो साथियों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है, अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथ के साथ आप अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहे, और जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सको, परख सको। क्योंकि साथियों निश्चित रूप से देखना 10+2 का जब एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी फायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि हर एक प्रश्न साथियों आपकी तलवार की धार की तरह है, बंदूक की गोली की तरह है, और हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और निश्चित रूप से साथियों आपने पहले भी देखा होगा कि जब हमने पहले भी टेस्ट सीरीज आपको करवाई थी तो आपने देखा होगा कि हर एक प्रश्न पहले ग्रेजुएशन लेवल में छप चुका है। तो अब आप ध्यान रखें 10+2 के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लगातार अपनी टेस्ट सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखें। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 30वां प्रश्न कि राजस्थान के साथियों पूछा जा रहा है कि राजस्थान के, हाँ बिल्कुल राजस्थान के अर्ध शुष्क, साथियों राजस्थान के अर्ध शुष्क स्टेपी मैदानी भाग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रदेश संक्रमणीय जलवायु प्रदेश है। हाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस प्रदेश को शुष्क रेतीले भाग से अलग करती है। घग्गर का मैदानी भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश में अस्थायी प्लाया झीलें पाई जाती है। जल्दी बता दो साथियों इसका उत्तर क्या होने वाला है। साथियों 30 नंबर में ध्यान रखना, इस प्रदेश में अस्थायी प्लाया झीलें पाई जाती है। अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान में साथियों ये नहीं पाई जाती, ये आपके जैसलमेर के आसपास वाला क्षेत्र साथियों वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। शेखावाटी में प्लाय जिले कुछ पाई जाती है, लेकिन यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके सम्मिलित नहीं है। साथियों ये देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब प्रश्न है साथियों कि बताओ पहले कथन दे रखा है राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी जिलों में वर्षा ऋतु के दौरान वर्षण की तुलना में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। सेकंड कथन है कि राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित कौन सा उत्तर सही है? क्या कथन 1 और कथन 2 सही है? क्या कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है? या कथन 1 सही है और कथन 2 सही है? जल्दी उत्तर बताओ साथियों। 31वें का उत्तर आपको क्या हो जाएगा? कथन 1 और दोनों क्या है? सही है साथियों, बिल्कुल एकदम सही और सटीक कथन है आपके सामने दिए गए हैं। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है 32वां प्रश्न। साथियों प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी में लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निश्चित रूप से साथियों आपको पता होगा कि लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए अपन जिसका प्रयोग करते हैं वे जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पाइराइट है, अर्थात ऑप्शन डी जो आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों सर्वाधिक नदियां राजस्थान के किस संभाग में पाई जाती है? तो सर्वाधिक नदियों की जब भी बात करें साथियों तो आप अच्छे से जानते होंगे कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है। तो सर्वाधिक किस संभाग में हो जाएगी? तो वे कोटा संभाग में। लेकिन सबसे कम आपके हो जाएगी, पूछा जाए तो सबसे कम साथियों कौन से संभाग में? बीकानेर। साथियों बीकानेर, चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदियां नहीं बहती है, और बीकानेर संभाग की आप बात समझ चुके होंगे। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहे साथियों? एक मैप दिया आपको, एक मैप दिया साथियों निम्नलिखित मानचित्र में आरेखित बिंदुओं, एक मैप दिया आपको और इस मैप से आपको पूछ रहा है, इस मैप से पूछ रहा है। देखो अब आपको प्रश्न एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, है ना। बिल्कुल यहां ध्यान देना साथियों, यहां क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मानचित्र में आरेखित, बिल्कुल आरेखित पूछा जा रहा है बिंदुओं का सही क्रम से विकल्प में दिया गया है। यानी आर दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर यहां पर दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सही क्रम किस विकल्प में? सही क्रम यानी कि क्रम से पूछा जा रहा है पी क्यू आर। शुष्क सागवान वन यानी कि पी क्यू आर एकदम सही होना चाहिए, पी क्यू आर। पी में शुष्क सागवान वन है, मिश्रित पतझड़ वन है, या उष्णकटिबंधीय वन यहां पर दे रखा है। फिर मिश्रित पतझड़ है, सागवान वन है। तो साथियों आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप यहां पर सीधे सीधे याद रखना ऑप्शन सी। साथियों उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पी में है, और शुष्क सागवान वन जो है क्यू में है, और आर में साथियों मिश्रित पतझड़ वन है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर क्या होने वाला? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बहुत प्यारा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, कह रहा है राजस्थान का कौन सा अभयारण्य? साथियों राजस्थान का कौन सा अभयारण्य जो ऐसा है जो आपके चित्तल की मातृभूमि कहलाता है? चित्तल की मातृभूमि ताल छापर चूरू अभयारण्य, या सीता माता अभयारण्य,
या माउंट आबू अभयारण्य या सरिस्का अभयारण्य। तो साथियों यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान रखना, जब भी पूछा जाए चित्तल की मातृभूमि के बारे में पूछा जाए तो चित्तल की मातृभूमि आप अच्छे से जानते होंगे सीता माता अभयारण्य। साथियों सीता माता अभयारण्य को आपको चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना यानी कि उष्ट्र, साथियों मैंने आपको कल करवाया भी था OR जाट चैनल के ऊपर, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, ये आपकी योजना पढ़ाई थी कल ही और ये फिर से पूछी जा चुकी है। तो उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना और आपके उष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत ऊंट पालकों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आप अच्छे से जान चुके हो कि 10,000 जो राशि है वह आपको यहाँ पर दी जाएगी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। साथियों राजस्थान का ही बाहुल्य है, राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो आपके जिसका उत्पादन करता है। वे आपके निम्न में से कौन सा है, क्या फेल्सपार है, चांदी है, सेलेनाइट है, ओकर है। तो आप अच्छे से मुझे इसका उत्तर सोच ले। साथियों सेलेनाइट जो है आपका सी ऑप्शन क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाले जिलों के युग में की पहचान कीजिए। हाँ सर्वाधिक आपके पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का। तो शिशु लिंगानुपात वाले क्रम की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल साथियों नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और बारां, ऑप्शन ए जो दे रखा है एकदम सही और सटीक दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान टूरिज्म के प्रतीक चिन्ह पर स्लोगन क्या लिखा है। राजस्थान टूरिज्म जाने क्या दिख जाए रंगीलो राजस्थान, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, पधारो म्हारे देश। तो बताओ साथियों कौन सा लगा हुआ है। अरे साथियों पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश, सुना है ना आपने। बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हाँ 40 नंबर साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला श्री गंगानगर है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बीकानेर है। तो आपको यहाँ पर सही और सटीक उत्तर को चूज करना है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा बताया है। तो ये आपकी सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल आपको सम्मिलित नहीं है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला पूछता तो प्रतिशत में आपके जनजातीय प्रतिशत में कौन सा हो जाता, बांसवाड़ा नंबर 1 पर हो जाता, लेकिन यहां पर गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बताने वाली बात नहीं है, बहुत शानदार प्रश्न है कि संविधान संशोधन को, मौलिक अधिकारों को, मूल कर्तव्यों की प्रस्तावना को। तो साथियों ऑप्शन सी जो है आपके ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसे भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे से आप जानते होंगे, बिल्कुल साथियों अच्छे से आप इस बात को जानते होंगे, बिल्कुल अच्छे से आप इस बात को क्या करते होंगे, जानते होंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो ये भी आप अच्छे से जानते होंगे, स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के या पंचायत के। तो साथियों एकात्मक सरकार में जो समस्त ताकत है वो किसके हाथ में होती है। तो वह समस्त की समस्त ताकत जो है आपको ध्यान रखना अच्छे से, आपकी केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है और अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व, ये प्रश्न सही से लिख रहा है अच्छे से। हाँ, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर साथियों जो प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है ये आपको क्या कहने वाला है। साथियों यहाँ पर 43 में आप अच्छे से ध्यान रखना कि जो आपके अधिकारों की बात करें, अपन अधिकार की बात करें तो अधिकार जो है कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ये ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, ये सही संबंध रखता है। बाकी आपका क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही और सटीक। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, ये थोड़ा साथियों बड़ा प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम इन कर देता है ना। ये लो अब देखो क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधों के अधीन है और धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषता में से एक है। नीचे दिए गए जो कूट है इनका प्रयोग करते सही उत्तर आपको चुनना है। ए ऑप्शन में केवल 1, केवल 2 और केवल 3 या 1 2
3, 1 2 और 3। बताओ देखिए 44 में साथियों उत्तर जो होने वाला है 1 2 और 3, यानी कि तीनों ही बातें आपकी क्या साथियों सत्य हैं, अर्थात आपका जो ऑप्शन डी है साथियों वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, एकदम सही और सटीक उत्तर हो गया साथियों, एकदम सही और सटीक उत्तर हो चुका है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल प्रश्न बहुत ही प्यारा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो साथियों यहां पर आपके 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहां पर तीसरे की बात करें तो तीसरे भाग आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी आपका, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में शामिल नहीं है। साथियों पंचायती राज संस्थाओं का कार्य कौन सा नहीं है, क्या पशुपालन एवं डेयरी उद्योग, क्या गरीबी उन्मूलन कार्य, या जन्म मृत्यु पंजीयन, या फिर प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो साथियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो प्रश्न नंबर 46 है आपका जन्म मृत्यु पंजीकरण की बात करें तो ये पंजीकरण जो साथियों ये आपकी पंचायती राज संस्थाओं जो कार्य है इनमें शामिल है नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी आपका जो है एकदम क्या हो जाने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाने वाला है। साथियों प्रश्न नंबर 47 आपका क्या कह रहा है, आपको प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प यानी वह विकल्प छांटिए जिसमें कार्यवाहक राज्यपालों का समूह है, कार्यवाहक राज्यपालों का समूह है, यानी साथियों कार्यवाहक राज्यपाल बने ऐसा समूह कौन सा है, वेदपाल त्यागी, दरबारा सिंह, मदनलाल खुराना, या अंशुमान सिंह, डीपी गुप्ता, धनिकलाल, या राम नाईक, जयस वर्मा, दरबारा सिंह, या जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, या पी.के. बनर्जी। तो आपको इसका सही और सटीक उत्तर बताना चाहती हूँ, बिल्कुल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पर साथियों जगत नारायण, वेदपाल त्यागी और पी.के. बनर्जी जो है आपका ऑप्शन डी साथियों एकदम क्या हो रहा है, एकदम सही और सटीक आंसर जा रहा है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ विचार करते हुए आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको देना है, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आपको देना है। अच्छे से आप इस बात को क्या करें, ध्यान रखें। हाँ तो अपन बात कर रहे हैं, देखो 48वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कथनों पर विचार करना है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन जो है वह आहूत करता है। राज्यपाल में विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 176 का संबंध राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से है। तो यहाँ पर देखो आप अच्छे से देख रहे होंगे 5 कथन दिए आपको, इन पर विचार करना, आपको सही कूट का सम्मिलित करना है। क्या केवल 2, 3 और 4 सही है, या फिर आपको केवल आपके 1, 2 और 5 सही है, या 1, 3, 4 और 5 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो साथियों 48 नंबर जो प्रश्न आपने देखा आप अच्छे से कथनों को पढ़ लेना साथियों। 1, 3 और 5 जो कथन है साथियों, 1, 3 और 5 कथन जो है ये 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 यानी साथियों दूसरा जो कथन है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। ये एक कथन आपका सही नहीं होता, बाकी आपके सारे कथन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वह राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ गठित समेकित निधि प्रबंध निधि समिति का अध्यक्ष होता है। तो साथियों यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, ये रहे चारों ऑप्शन आपके बीच में हाजिर कि केवल 1 और 3 सही है, और केवल 1, 3, 4 सही है, केवल 1 और 4 सही है, केवल 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 यानी सारे सही है। तो साथियों आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। साथियों दूसरा जो है कि वे राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। बाकी साथियों सारा आपका जो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन भी आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान की विधानसभाओं और उनके अध्यक्षों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। प्रथम विधानसभा महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह थी। सबसे अधिक समय तक रहे विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य थे। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी थे। तो साथियों 50 नंबर जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होने वाला साथियों, बिल्कुल साथियों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपके सबसे अधिक समय तक निरंजन नाथ आचार्य की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है।
बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि किस समिति ने राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में करने की सिफारिश की थी। साथियों उच्च न्यायालय आपको पता होना चाहिए, उच्च न्यायालय की जो सिफारिश की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था साथियों, उसमें ये बातचीत हुई थी। चौथे चरण में विभाग आवंटित किए गए थे और इसी के तहत आपके जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना जो है जोधपुर में करने की बात हुई और राजधानी जो है वह जयपुर को मिली। तो साथियों कौन सी समिति थी? 51 नंबर की बात हो रही है, 51% तक आप पहुंच चुके हैं। तो लगातार आप बने रहे, BR पटेल समिति। साथियों लगातार आप बने रहे और लगातार रूप से आप पढ़ते रहे, क्योंकि निश्चित रूप से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहीं से आपके डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछे जाने हैं। 100% मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूं, आपसे वादा कर सकता हूं कि निश्चित रूप से यहीं से आपके एग्जाम में जो प्रश्न है डायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और जिस दिन पूछे जाएंगे आप खुद मुझे बता देना, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर मुझे फिर बताना आप कि गुरुजी देखो कि यहाँ से प्रश्न कितने कितने आए। जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है? किसने कहा था? रजनी कोठारी ने, VT कृष्णाचारी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या साइमन कमीशन आयोग ने? साथियों जल्दी से आपको इसका उत्तर जो है आप अपने मन में सोच लें। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। ये आपके जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों यहां पर नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? बताओ कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जल्दी बताओ देंगे। हाँ यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है ए। बिल्कुल साथियों कथन ए जो है सत्य नहीं है, क्योंकि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, बाकी आपकी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल देखो मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बिल्कुल साथियों ये आपको क्या करना है? सावधानी से पढ़ना है। बिल्कुल 4 कथन आपके सामने यहाँ पर दिए, 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, तो आप इनसे आपका उत्तर निकालें। बिल्कुल साथियों फिर से देखो यहाँ देखो ध्यान दो, आप मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। तो ये कथन आपके सामने 3 दे रखे हैं कि वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नीचे दिए गए कोटों को सही से उत्तर चुनिए। इनमें से आपको उत्तर चुनना है। क्या केवल कथन 1 और 3 सही है? केवल कथन 2 सही है? केवल कथन 1st और 2nd सही है? केवल कथन 3rd सही है? तो साथियों 54 नंबर प्रश्न आपका उत्तर जो होने वाला है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा कि केवल कथन 1 और 2 सही है। तीसरा कथन आपका क्या है? ये आपका सही नहीं है। तो बिल्कुल साथियों तीसरा कथन सही नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि देश में सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? सूचना का अधिकार जिसके तहत आप किसी भी विभाग की सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात करें तो बिल्कुल साथियों एकदम सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। राजस्थान जो है 2005 सूचना का अधिकार आपको याद होगा ना? बिल्कुल याद होगा आपको अच्छे से, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा। हाँ गंगानगर अगेती खालिस्तान की फसल है। हाँ गंगानगर अगेती खालिस्तान की फसल साथियों किस फसल की एक किस्म है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या गेहूं की है, क्या कपास की है, क्या किन्नू की है या चावल की है? तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में कि कपास की एक फसल है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान के भूभाग को कृषि की दृष्टि से कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? 8, 10, 12 या 14? तो आप अच्छे से जानते हैं साथियों, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते होंगे कि 10 जो है कृषि जलवायु खंडों में आपके विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक। साथियों ये रहा मानचित्र में आपके कुछ चिन्हित स्थान बताए गए हैं। मैं कुछ इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये रहा कुछ स्थान जो है चिन्हित किए गए, बहुत अच्छे से आप इसको बारीकी से देख ले, बहुत बारीकी से पढ़ ले में कि देखो जलपट्टी है, ये यहाँ पर पटपट्टी है आपके सामने दे रखा है, और आपकी कोप्तागिरी है, लवाण की दरिया है, और यहाँ पर आपके दाबू प्रिंट है और थेवा कला है। अब इसको आपको क्या करना है कि जो हस्तशिल्प उद्योग है अपने क्षेत्र विशेष को अंकित नहीं है, यानी कि आपके अंकित नहीं है। कौन सा ऐसा स्थान जो आपके क्षेत्र विशेष के लिए अंकित नहीं है? जैसे देखो थेवा कला प्रतापगढ़ की है, लवाण दौसा की ये दरिया है आपकी, कोप्तागिरी है साथियों, हाँ कोप्तागिरी भरतपुर अलवर के बारे में, और झटपट्टी की बात करें तो झटपट्टी आपके जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है ना। तो बिल्कुल ये आपके बारे में कुछ स्थान यहाँ पर क्या किए गए? चिन्हित किए गए। यहाँ पर देखो ये आपको क्या नाम दे रखा है?
देखो इधर ध्यान दो। हाँ, पट्टू बरडी की बात करें तो ये आपको 6 नंबर पर दे रखा है। तो आप अच्छे से इसको क्या करें, अब आपको ये बताना है दाबू प्रिंट है, बिल्कुल आप बताओ देखिए इसमें से कौन सा जो है आपके स्थान को सही सुमेलित नहीं कर रहा है। बताओ देखिए कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से साथियों समझ गए होंगे कि केवल 5 की बात करें तो केवल 5 जो है ये आपको सुमेलित नहीं हो रहा है। केवल 5 यानी झटपट्टी। झटपट्टी साथियों मैंने कहा जसोल बाड़मेर की है। कहाँ की प्रसिद्ध साथियों, बिल्कुल जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो स्थान दिखा रहा है ये गंगानगर के बाद बीकानेर का क्षेत्र आ रहा है, ना कि बाड़मेर। बाड़मेर तो आपके यहाँ पर आ जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके 5 नंबर जो है ये आपके सही सुमेलित नहीं हो रहा है। राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी। बताओ कौन से अकाल के समय सर्वाधिक प्रभावित गांवों की संख्या जो है सर्वाधिक थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छे से आप जानते हो कि 2002-3 में जो अकाल पड़ा था वहां पर सर्वाधिक गांवों की संख्या जो है वो प्रभावित जनसंख्या थी। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए उपचारात्मक उपाय नहीं है। बेरोजगारी के कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपचारात्मक जो है प्रयोग वह नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कृषि विकास को बढ़ावा देना बिल्कुल सही बात है। मानव संसाधनों का अनुचित प्रयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शैक्षणिक सुधार। तो साथ में यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल कौन सी है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, कृष्णा मिल्स ब्यावर में, श्री विजय लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में अजमेर में, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। तो साथियों बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल साथियों देख कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सी और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल थोड़ा सा ये आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूं। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से कम होना राजस्थान में मंद आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। कौन से विकल्पों से उचित कारणों को बताया गया है। औद्योगिक निवेश की निम्न दर, सेवा क्षेत्र का कम विकसित होना, राजस्थान में आधारभूत ढांचे का अभाव और अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त भूमि। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, देखो कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 3 4, केवल एक पे 2 और 1 2 3। बताओ देखिए कौन सा सही और सटीक आंसर होने वाला है, कौन सा सही और सटीक आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो साथियों, यहाँ पर केवल 1 2 और 3 की बात करें यानी केवल 1 2 और 3 जो है आपका ऑप्शन डी जो है साथियों आपको क्या होने वाला है, डी ऑप्शन एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपके सामने कि बताओ नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो दौसा में, जयपुर में, अजमेर में, पाली में। तो साथियों नेक्स्ट जेन जो टेक्सटाइल पार्क है ये आप अच्छे जानते हो पाली में स्थित है, अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग और इसके अध्यक्षों के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रथम अध्यक्ष, द्वितीय अध्यक्ष, तृतीय अध्यक्ष, चतुर्थ अध्यक्ष आयोग की बात कर रहे हैं। और कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा और माणिकचंद सुराणा और एस.सी. देरासरी की बात हो रही है। तो आप इसमें से ये बताएं कि कौन सा जो है युग्म यह सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है चतुर्थ वाला ये आपके एस.सी. देरासरी जो है ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों 65% नंबर क्वेश्चन आपका 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पंचपदरा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर और सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर। जो कौन सा ऐसा है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते होंगे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो पंचपदरा बाड़मेर में है ये आपके किसके अधीन नहीं है। तो साथियों ये आपके केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, अर्थात ये राज्य सरकार के अधीन। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना 1995 में, 2005 में, 2000 में, 2010 में। तो आप अच्छे से इस बात को भी जानते होंगे, अच्छे से इस बात को भी जानते होंगे कि साथियों 2005 जो है ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसी समय मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है लागू की गई थी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आया कि राज्य में सड़कों के विकास के लिए, राज्य में सड़कों के विकास के लिए अगर बात करें तो राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना जो है वह राजस्थान रोड विजन 2010 है, राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2005 है, 2025 है और राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2022, राजस्थान रोड विजन 2025। तो साथियों बिल्कुल आप अच्छे से इसके बारे में पता होगा कि राजस्थान रोड विजन 2025 जो है ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। यह बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा एक और प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में, पहले पूरा प्रश्न आप देख लीजिए। ये रहा बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है आपके बीच में कि निम्नलिखित
निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी यह जो योजना है, जैसे विशेष संगठक योजना 1989-80 में बताया जा रहा है, स्वावलंबन योजना 1985 में बताई जा रही है, एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना 2008 बताई जा रही है, जबकि समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना 2004-5 बताई गई है। तो इनका सम्मेलन जो है आपको करना है, सम्मिलित करना है इनको। हाँ बताओ, देखिए सम्मिलित करके आपको फटाफट इसके बारे में उत्तर आप अच्छे से सोच लेंगे, अच्छे से आप उत्तर सोच लेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, बिल्कुल देखना, विशेष संगठक योजना की बात करें तो ये 1989-80 में हुई थी, यानी पहले में एक ही होगा। स्वावलंबन योजना साथियों ये 2004-5 में हुई थी, अर्थात 4 होगा। हाँ बिल्कुल 4 होगा। और उसके बाद एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2008 में है, और समन्वित उन्मूलन 1985 की बात हो रही है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है, इस प्रकार से अगर बात करें तो आपका ऑप्शन सी जो है एकदम क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर जो होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है। साथियों, सौर ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताया जा रहा है? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों कि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन का नाम दिया गया, और राज्य में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र भालेरी गांव चूरू में स्थापित किया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ला सोलर पार्क की परिकल्पना राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है। बड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2245 मेगावाट है। तो साथियों, आपको यह बताना है, इन कथनों पर विचार करना है, और आपको सही कूट कौन से है उनका आपको सही कूटों का क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, साथियों 2, 3 और 4 सही है। पहला यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर मिलाकर सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन का नाम दिया गया, ये आपका सही नहीं है। 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया जा रहा है? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? बड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट, बड़ला फेज थर्ड 1000 मेगावाट, बड़ला फेज फोर्थ 500 मेगावाट, फलोदी पोखरण 750 मेगावाट। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। बड़ला फेज सेकंड जो है 680 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका एकदम क्या होने वाला साथियों, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर आपके यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए। साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें, बिल्कुल साथियों ये आपके साइंस प्रश्न आ चुके हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है। ऑक्सीकरण होता है, अपचयन भी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात जब भी आए तो आप ध्यान रखना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड। तो बताओ साथियों, आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपको यही नहीं पता है फिर क्या सोच रहे होंगे आप, है ना? बिल्कुल साथियों, बहुत इजी प्रश्न है साइंस का। डीएनए का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आप जानते होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करें, अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है जब प्रकाश की किरणें चलती है कांच से पानी में, पानी से कांच में, या वायु से कांच में, या वायु से पानी में। तो आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, बिल्कुल 73 अच्छे से आप जानते होंगे साथियों, बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते होंगे कि कांच से पानी की ओर जब आपके किरणें, जो प्रकाश की किरणें चलती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका एकदम क्या होने वाला है, यहाँ सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों, सुमेलित करना है, साइंस के प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, सुमेलित इसको करना है। साथियों, गोल्डन स्पेन गिल की बात करें, बिल्कुल साथियों देखो सुमेलित करना है। गोल्डन स्पेन गिल की बात करें तो PBl 2 नीचे लिखा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 1/2 H2O। टॉल्विन की बात करें तो C6H5 CS3। और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो K2Cr2O7 की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, बिल्कुल सुमेलित करना साथियों। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बाबाधारी जयकार, यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम सही सुमेलित है, यानी कि 1 2 3 4 जैसे जैसे लिखा हुआ है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर
सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्न में से भारत द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जिसका उपयोग सैन्य एवं जासूसी कार्यों के लिए किया जाएगा। बताओ देखिए कौन सा है, क्या मेटेसेट है या TESS है या ग्रामसेट है या IRSP-3 है। तो आपको यहां पर बिल्कुल एकदम अच्छे से पता होगा साथियों, टेस की बात करें तो यह आपके जासूसी के लिए और सैन्य उपयोग के लिए आपके कार्यों में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर आप एकदम क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने शब्द से ज्ञात होता है, वह है। तो विबग्योर, साथियों आप नाम सुना होगा विबग्योर, अच्छे से आप नाम सुना होगा। तो विबग्योर, अरे विबग्योर की बात करें तो विबग्योर जो आप नाम अगर सुन रखा है साइंस में तो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, विबग्योर जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, यह आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा, मानव गुर्दे में होने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव के गुर्दे में होने वाली यानी कि ह्यूमन किडनी में जो आपके पथरी जिसको आप कहते हो कि पथरी यानी स्टोन्स बन गए हैं, वह आपके किसकी बनी होती है। यानी कहीं आपको लगता है क्या कि वह सच में पत्थर होता है, अरे सच में पत्थर होता है क्या, नहीं ना। तो साथियों कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनी होती है, अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त आदान की जरूरत पड़ती है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध नहीं रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त का आदान के लिए उपयोग सुरक्षित रहेगा। यानी साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति है और उसको दुर्घटना हो गई है और उसको इमरजेंसी में रक्त की जरूरत पड़ गई है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध हो जाए इसके लिए कौन सा रुधिर वर्ग जो है वो आपको क्या है उपयोग सुरक्षित रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हो साथियों ORS जो फैक्टर है ये आपका जो है O, तो आपकी क्या होता है O नेगेटिव सर्वेदाता होता है, सभी को दे सकता है। तो यहां पर ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि तांबे के बर्तन में हवा के संपर्क में आने पर कौन सा होने वाला रंग का लेप किसका मिश्रण है। बताओ देखिए, तांबे के बर्तन के हवा के संपर्क में आने पर होने वाला रंग का लेप किसका मिश्रण है। यानी तांबे पर जो हवा के संपर्क में आने पर जो ग्रीन सा कलर आ जाता है साथियों, उसके बारे में बात करें तो वह आपकी किसका मिश्रण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे साथियों, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका मिश्रण होता है ऑप्शन सी, आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा मैं आपको इसको छोटा कर देता हूं, आपको पूरा दिख जाए। बिल्कुल यहां ध्यान दो, देखो यहां ध्यान दो कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, ई विजन, ई इनोवेशन, ई गवर्नेंस, ई एंटरप्रेन्योर। यानी राष्ट्रीय उन्नति की अभिनव दृष्टि का प्रतीक, बहुउद्देशीय औद्योगिक विकास, आदर्श प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन, राष्ट्रीय व सामाजिक भविष्य की रूपरेखा। तो साथियों यहां पर आपको सम्मिलित करना है, सम्मिलित करके आप मुझे इसका उत्तर बताएं। हाँ बिल्कुल सम्मिलित करें और इसका ऑप्शन जो है डी आपका एकदम क्या होने वाला साथियों, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। यानी 4 1 3 2, यानी 4 ई विजन की बात करें साथियों, राष्ट्रीय सामाजिक भविष्य की रूपरेखा की बात करें यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल बात करें साथियों, इसके अलावा इनोवेशन की बात करें, राष्ट्रीय उन्नति की अभिनव दृष्टि का प्रतीक है। इसके अलावा साथियों ई गवर्नेंस की बात करें तो आदर्श प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन की बात करें, और आपके ई एंटरप्रेन्योर की बात करें तो बहुउद्देशीय औद्योगिक विकास की बात हो रही है, अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपके जो है एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। हाँ बिल्कुल ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नेत्रलोलक आई बॉल में वर्दी दोष के कारणों में से एक है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है और इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो साथियों 81 की बात हो रही है और यहां पर साथियों ध्यान रखना कौन सा कथन गलत है, तो ये नेत्रलोलक यानी आई बॉल की में वर्दी दोष के कारणों में से एक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये बात यहां पर सत्य नहीं होगी, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। साथियों ये यहां पर एक साइंस की अभिक्रिया दे रखी है, आपको दिख रहा होगा, ये एक चेन श्रृंखला बना रखी है CH3 NH2 CH3, तो का IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है। क्या 1.1 डाईमेथिली 1 एमिनो एथेन, 2.2 डाईमेथिली 2 एमिनो प्रोपेन, 2 मेथिल और 2 आपके एमिनो प्रोपेन, 2 डाईमेथिल और 1 एमिनो प्रोपेन। तो आप इसका उत्तर मुझे बताएं। हाँ इसका उत्तर आप मुझे बताएं। बिल्कुल साथियों 82 में यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, हाँ ऑप्शन जो होगा साथियों आपके यह बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से युक्त होता है।
और भारत में प्रकाशिक तंतु निर्माण में रिलायंस उद्योग बहुत उद्योग जो है समूह संबद्ध है। तो साथियों यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना 1 2 3 सही है या 1 2 4 सही है या 1 3 4 सही है या 2 3 4 सही है। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों 1 2 4 आपका यहाँ पर क्या एकदम सही और सटीक आंसर, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ये रहा 84, पृथ्वी प्रेक्षेपास्त्र के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसकी मारक क्षमता न्यूनतम 40 किलोमीटर है। इसकी प्रथम परीक्षण जो है 1988 में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र में किया गया था। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और इसका प्रथम सफल परीक्षण 1992 में किया गया था। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, पृथ्वी प्रेक्षेपास्त्र के विषय में बात करें तो 84 की बात हो रही है साथियों। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या है एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। असत्य कथन पूछा जा रहा है तो ये साथियों इसकी अधिकतम मारक क्षमता 450 किलोमीटर की जो बात हो रही है ये आपका कथन गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, कुछ यहाँ पर दे रखा है अधूरा क्वेश्चन है, बाकी आगे दे रखा है। तो यहाँ से आप पढ़े कि कथन ए दे रखा है, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वह अणुओं के किसी भी ज्ञात स्रोत से हो इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर आगे कहा गया है साथियों, नेक्स्ट है आर, कारण बताया गया है कि डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन अंडो न्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर तोड़ा जा सकता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे, आपने पढ़ा, हाँ बिल्कुल आपने पढ़ा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों, निम्न में से कौन ट्रिपल एंटीजन से संबंधित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन से संबंध नहीं रखता है ऐसा पूछा जा रहा है। टाइफाइड, टिटेनस, काली खांसी, डिप्थीरिया। तो ये ट्रिपल एंटीजन से संबंध नहीं रखता है। कौन सा रोग जो ऐसा है जो आपके इनसे संबंध नहीं रखता है? तो साथियों ध्यान रखना, टाइफाइड जो है, टाइफाइड ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्तर की गई कुल ऊर्जा को समान रूप से आपकी क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादन, आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन और सकल प्राथमिक उत्पादन। तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ पर भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि सकल प्राथमिक उत्पादन, ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों उत्परिवर्तन का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? क्या यह चार्ल्स लियल के द्वारा, विलियम स्मिथ के द्वारा, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा या हैरिसन स्मिथ के द्वारा? तो साथियों यह बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर ह्यूगो डी व्रीज जो है, ऑप्शन सी आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि ए संयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ए संयम है यानी कि साथियों ये कॉन्टिनेंस की बात करें तो इसके लिए जो है आपके इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीब्यूटिनिन का, रेनिटाइडिन का, एजिथ्रोमाइसिन का या लियोथाइरोक्सिन का? तो यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना कि ऑक्सीब्यूटिनिन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों इकोलॉजी शब्द की जो रचना है, ये इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। अर्नेस्ट हैक्ले ने और जी एवलिन हचिनसन ने या ह्यूगो डी राइस की बात करें या रॉबर्ट ब्राउन की बात करें? तो यहाँ ध्यान रखना साथियों, इकोलॉजी शब्द की जब भी बात आए तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर अर्नेस्ट हेकेल की बात करें, हेकेल जो है ये ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हो उसे क्या कहा जाता है? बताओ, फेरल अभिक्रिया, डेमिंग अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या कैरोल अभिक्रिया? तो आप अच्छे से ये बात भी जानते होंगे साथियों, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है, जीनोम चित्रण का संबंध है रक्त वर्गीकरण से, जीन्स का चित्रण से या स्नायु केंद्रों के चित्रण से या मस्तिष्क के चित्रण से? तो ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे साथियों कि जीन्स के चित्रण करने के लिए आपकी क्या है? जीनोम चित्रण है। तो यह आपके ऑप्शन बी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों भ्रूणावस्था में आपके आरबीसी का निर्माण करते हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत एवं प्लीहा में, यकृत एवं वृक्क में, आपके लाल अस्थिमज्जा एवं प्लीहा में, यकृत एवं लाल अस्थिमज्जा में। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी साथियों कि यकृत एवं प्लीहा की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला? सही और सटीक आंसर होने वाला है।
साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करता है, यानी मानव भ्रूण का हृदय जो कब स्पंदन करता है, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, या अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो साथियों यह बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बिल्कुल कि छठे सप्ताह की बात करें 6 सप्ताह 42 लगभग 1.5 महीने के बाद आपके हृदय जो है स्पंदन करना शुरू कर देता है, अर्थात आपके ऑप्शन डी जो है साथियों एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। हाँ नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके बीच में ये रहा कि वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम है, वयस्क बनने की विभिन्न, बिल्कुल बताओ देखिए विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है कि ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, निस्टिकांड और निस्टिकांड, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो साथियों ऑप्शन आपके जो 95 होने वाला है इसमें साथियों ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों यहाँ पर है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में, ये साथियों रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं आपके बीच में, तो बिल्कुल मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि साथियों जो रीजनिंग और मैथ के जो अपने प्रश्न है, रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न है वो बिल्कुल पूरी की पूरी व्याख्या के साथ आपको इसी चैनल पर, इसी चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या है मिल जाएगा। बाकी आपको जो है OR जार चैनल के ऊपर भी इसकी क्या है मिल जाएगी आपको क्या PDF, तो आपको वहाँ पर पूरी, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग जो है उनकी पूरी पूरी PDF जो है आपको विथ व्याख्या पूरा एकदम सॉल्यूशन की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ध्यान देने में ये 96, 97, 98 ये रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल पूरे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है। तो मैं रीजनिंग और मैथ के प्रश्न छोड़ रहा हूँ, है ना, आप पूरी PDF उठाना, वहाँ से आप पूरा पेपर सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल पूरा पेपर आप सोल्यूशन करेंगे, आप अच्छे से पूरा पेपर सोल्यूशन करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न, साथियों इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी प्रश्न यहां पर डाले गए हैं हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और इतना महत्वपूर्ण होने वाला साथियों, इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से टपक जाएगा, कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में टपक जाएगा। अब देखो बाकी हिंदी इंग्लिश जो है ये मैं आपको पढ़ता हूं और आपको आंसर बता देता हूं, है ना। जो भय से घबराया हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द, साथियों जो भय से घबराया हुआ हो उसके वाक्य के लिए एक शब्द की बात करें तो एक शब्द अपन कौन सा प्रयोग करेंगे, भयभीत। साथियों कौन सा, भयभीत। ऑप्शन सी अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर सही और सटीक उत्तर। साथियों दिखावटी शान अर्थात अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति नहीं है, बताओ दिखावटी शान प्रकट करने वाला अर्थ जो प्रकट ना हो ऐसी लोकोक्ति कौन सी है कि नोखी नाइन बांस का लहंगा, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, पांव चुन चौबारे पर रसोई। साथियों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, बताओ दिखावटी शान कौन से का अर्थ जो है लोकोक्ति अर्थ प्रकट नहीं कर रही है, बिल्कुल आपको अच्छे से बताना है साथियों। तो यहाँ ध्यान रखना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट कि कच्छ का पर्यायवाची शब्द है। साथियों कच्छ का पर्यायवाची शब्द जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करना, पश्म करना, क्या करना, पश्म करना। निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा, साथियों निर्विकार के संधि विच्छेद की बात हो रही है तो आप अच्छे से जानते हो कि नी धन प्लस नी धन विकार, नी धन विकार आपका क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होगा। साथियों निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, साथियों आक्रामक क्रिया जब भी पूछा जाए, वीरू चावल खाता है, जूही ने उसे पुस्तक दी, रूबी रोती है, प्रेम शंकर की कमीज है। तो साथियों आप बिल्कुल यहां पर अच्छे से ध्यान रखना, यहां पर अच्छे से ध्यान रखना साथियों, रूबी रोती है यहां पर आक्रामक क्रिया है, ये ऑप्शन बी जो है आपकी क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मणि, मणि और मणि में अंतर है, साथियों मणि और मणि में अंतर है, क्या अंतर है तो आप अच्छे से ध्यान रखना। जिन दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है साथियों अलग अलग अर्थ होता है, हाँ बिल्कुल अर्थ दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। देखो आपसे पूछा था मणि, मणि का मतलब साथियों रत्न, और मणि, मणि का मतलब सरप, सरप की जो मणि है उसकी बात हो रही है, तो अर्थात यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। साथियों ये रहा कि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, हाँ बताओ इसमें जो वाक्य में जो अशुद्धि है वह किस प्रकार की है। तो साथियों वर्तनी संबंधी जो है आपके यहाँ पर क्या अशुद्धि है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्रेडिट का अर्थ क्या होता है साथियों, क्रेडिट विश्वास, साख, सेवा, धन। बताओ क्रेडिट का अर्थ क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्रेडिट का जो अर्थ होता है साथियों वह क्या होता है। क्रेडिट का अर्थ होता है यहाँ पर क्रेडिट जो है CREDIT, इसका सेवा आपका अर्थ होता है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला, सॉरी क्या बता दिया, डी बता दिया, साख, सॉरी ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला साथियों, बी एकदम साख सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों साख जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है, बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। साथियों एक ही पतन जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं, ये साथियों हिंदी का प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखना कि एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को यानी कई लोगों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अधिसूचना, विज्ञप्ति या ज्ञापन या परिपत्र। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, बिल्कुल बहुत
बहुत अच्छे से परिपत्र से कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा सही विकल्प नहीं है साथियों। कौन से में जातिवाचक संज्ञा जो है वह नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप एकदम अच्छे से जानते, एकदम अच्छे से आप जानते साथियों कि जातिवाचक संज्ञा जो है बचपन की बात करें, बचपन जो बचपन शब्द है इसमें कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब आगे साथियों अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में आपको केवल उत्तर लगा के बताऊंगा क्योंकि अपने बट्टे गोल अंग्रेजी में, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको क्या उत्तर एकदम बता देता हूं। चूज द करेक्ट टेंस साथियों, सही से करेक्ट टेंस आपको चूज करना है। ये आपके पढ़ लेना आप आराम से। तो 121 नंबर का साथियों जो एकदम आंसर सही होने वाला है वह आपका क्या होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वह आपके ऑप्शन डी यहाँ पर सही और सटीक होने वाला है। आप बिल्कुल आप साथ के साथ आप इसका उत्तर लगा लेना, आप पढ़ लेना और आप इसका उत्तर कर लेना साथियों। बिल्कुल ये रहा आपके सामने 122 नंबर प्रश्न जो है मैं आपको केवल उत्तर लगा के छोड़ रहा हूँ, आप इसका सही और सटीक उत्तर देख लेना, अपने हिसाब से आप निकाल लेना। ऑप्शन ए इसका आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है साथियों। 123 का मैं आपको उत्तर लगा के बता रहा हूँ, आप उत्तर जो है अंग्रेजी जो है आप अपने हिसाब से जो है करना, और फिर आपको जो है पीडीएफ तो मैं आपको डाल ही दूंगा आंसर की, बाकी आप अच्छे से इसको क्या करना, अंग्रेजी भी सॉल्यूशन है कर लेना, क्योंकि आपके साथियों सारे सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, बराबर काम आने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा 123 में उत्तर आपका सही और सटीक उत्तर होगा। बिल्कुल साथियों एकदम सही और सटीक। साथियों 124 की बात कर लेते हैं। 124 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन आई शैल मीट यू 6 o'clock आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है आपके यहाँ पर खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा, तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। एट जो शब्द है यानी आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस की बात हो रही साथियों, काश में घर पर होता, काश में घर पर होता, इसके लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो आप अच्छे से जानते हो कि वुड दैट आई वेयर एट होम, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। हाँ साथियों नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल ऑफिशियल टर्म्स फ्रॉम द ऑप्शन है ऑप्शन गिवन बिलो, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको ये चूज करना है। तो ये स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो इसके लिए आपके जो शब्द है वे कौन सा अपन प्रयोग करेंगे, तो साथियों बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो इनके लिए आपके जो है कन्फर्मेशन शब्द जो है इसका प्रयोग किया, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये डायरेक्शन आपको दे रखी है 127 130 नंबर प्रश्न के लिए, तो ये जो पैसेज आपको दे रखा है इसको आपको पढ़ना है, और इस पैसेज को आप अच्छे से देख लो, अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना, और पढ़ने के बाद में जो प्रश्न नीचे दिए गए उनका आपको उत्तर करना है। बिल्कुल देखो, द राइट पीपल्स आस्क गांधी जी एट ये क्या नाम है, अबंडोन द फर्स्ट क्लास, जो भी आप देख लेना है ना। अंग्रेजी मैंने कहा मेरे पहले से बट्टा गोल है, तो यहाँ पर उत्तर मैं आपको बताता हूँ साथियों, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका एकदम क्या होने वाला, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। हाँ तो यहाँ पर आपका 127 में जो मैंने आपको उत्तर बता दिया, बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बाकी आप अच्छे से देखते रहना, अंग्रेजी में मैं आपको सीधा उत्तर बता के छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल आपको अच्छे से मैं बता देता हूं, बिल्कुल मैं आपको टिक लगा के छोड़ रहा हूं, आप एकदम अच्छे से पढ़ते रहना। बिल्कुल साथियों 128 में जो ऑप्शन बी है आपका एकदम क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल 129 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स रिफ्यूज, आपके इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो आप 129 में अच्छे से आप उत्तर ध्यान रखना साथियों। आपके एक्सेप्ट जो है ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 130 में चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि आप सिनोनिम्स की बात हो रही है तो सिनोनिम्स आप चूज करना है। बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना साथियों, आपके ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है आपके सामने कि एक खालिस्तान बिना पूरा प्रोग्राम को देखे लगातार प्रत्येक सोर्स कोड का विश्लेषण को कार्यान्वित करता है। कौन करता है, कंप्यूटर की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर या इंटरप्रेटर या यूटिलिटी, तो आप अच्छे से जानते हो ये तो आपके इंटरप्रेटर जो है ये आपके क्या है, कार्यान्वित करता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि एक्सेल 2010 में चयनित सेल को निष्पन्न करने की जो आपके समायोजित किया जाता है वह कैसे किया जाता है, यानी कि शॉर्ट कुंजी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये आपको बताना है। तो आप अच्छे से जानते होंगे एक्सेल की फाइल की बात हो रही है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल की बात हो रही है, ये आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है, तो ये आप अच्छे से जानते हो, F5 जो है ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है, अच्छे से जानते होंगे। साथियों क्यूवर्टी की बात करें किससे संबंधित, तो क्यूवर्टी आप अच्छे से जानते हो कीबोर्ड से संबंध रखती है। क्यूवर्टी यानी कि आपकी QWERTY जो ऊपर वाली लाइन जो होती है वो कीबोर्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका एकदम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साथियों एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों
खालिस्तान एक प्राइमरी स्टोरेज को इंगित करता है, जबकि खालिस्तान एक सेकेंडरी स्टोरेज को इंगित करता है। यानी पहले प्राइमरी स्टोरेज पूछा है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज पूछा है। तो साथियों 135 नंबर का ये प्रश्न जो है, इसमें साथियों आपका सही और सुमेलित जो होता है, पहले में रैम आएगा, फिर दूसरे में हार्ड डिस्क आएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। डिजिटल इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई को निम्न में से कौन सा अनुक्रम जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी मेमोरी का जो आपके आकृति के हिसाब से छोटी से बड़ी और पूछा है, तो किलोबाइट यानी केबी, जीबी और एमबी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे जानते हो सबसे छोटी आएगी केबी, केबी बाद एमबी, एमबी के बाद आपकी क्या आएगी, जीबी आएगी, फिर आपकी टीबी आएगी। तो साथियों ऑप्शन डी मुझे एकदम सही और सटीक लग रहा है, बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा का प्रयोग जो है किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एचटीएमएल की बात करें, ये आपके वेब निर्माण के लिए, प्रिंटिंग हेतु और कॉल करने के लिए उपयोग सभी में। तो एचटीएमएल यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो भाषा है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आप अच्छे से जानते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हो, वेब निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। डीबीएमएस में एसीआईडी गुण होता है। एसीआईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एसीआईडी का जो है पूरा रूप आपके क्या होता है, ऑटो क्रिएटेड इंडेक्स होता है, ऑटोमेटिसिटी या कंसिस्टेंस, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी होता है, ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी होता है, या ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी ये आपका होता है। तो आप अच्छे से बताओ। देखिए 138 नंबर प्रश्न की बात करें तो साथियों यहाँ पर ऑटोमेटिक, आपकी कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और आपकी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। 139 B2, B3 और B4 कक्षों में क्रम से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अंक है। तो ये आपके कंप्यूटर का एक क्या है, प्रैक्टिकल आपका प्रश्न है। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है साथियों। 139 नंबर में आप उत्तर कर देना। ऑप्शन डी विकल्प 1 और आपके विकल्प सी दोनों सही है साथियों, ए और सी दोनों सही है। बी जो है ये आपके गलत है, तो आपके ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। विंडोज ओएस में इस्तेमाल कमांड जिससे कि वर्तमान स्थान पर मौजूदा सभी डायरेक्टरी और फाइल्स को सूची में दर्शा सकता है। हाँ बताओ, IS, DIR, लिस्ट, ये बताओ दोनों विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो बताओ 140 नंबर प्रश्न जो है, इसका साथियों उत्तर जो होगा ये आपका DIR एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला सही और सटीक। साथियों किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार 2 दिसंबर 2022 को ग्रहण किया। ये करंट के कुछ प्रश्न आए, तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथियों जो है हंसराज अहिर की बात करें, इन्होंने आपको क्या किया, ये कार्यभार ग्रहण किया है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदत्त वर्ष 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कारों का जो है, द्रोणाचार्य पुरस्कारों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको पता होगा, जगजोत जीवनजोत सिंह तेजा जो है ये पैरा बैडमिंटन, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुजीत मान की बात है कुश्ती, और सुमा सिद्धार्थ जो सिरूर है ये पैरा निशानेबाजी। तो यहाँ पर साथियों आपका जो उत्तर होने वाला है, ये बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साथियों आपके जीवनजोत सिंह जो है तेजा, ये आपके ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। ये आपके अवार्ड मिले हुए। अक्टूबर 2022 में नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों का कौन सा युग्म सुमेलित है। साथियों 2022 में जो है इन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रोजर बिन्नी अध्यक्ष जो है BCCI की, उमेश मिश्रा पुलिस महानिदेशक राजस्थान, सुजोय लाल थाउसेन की बात करें महानिदेशक CRPF, उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो आप साथियों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ये 143 की बात हो रही है, तो उपयुक्त सभी जो है सुमेलित है साथियों। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हाँ, ट्विटर के CEO कौन है जिन्हें एलन मास्क ट्विटर के नए मालिक द्वारा 2022 में पदच्युत कर दिया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ट्विटर के CEO कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिन्होंने एलन मास्क ट्विटर के नए मालिक की बात करें, इन्होंने आपको क्या दिया, पद से हटा दिया है। तो आपको अच्छे से यह भी पता होगा साथियों कि पराग अग्रवाल की बात करें, तो ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक के रास्ते को नया नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2022 को किया गया था। हाँ बताओ, कर्तव्य पथ, साधना पथ, किंग्स वे या सैक्रेड वे। तो ये आप अच्छे से मुझे पता है कि आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल आप सभी जानते हो, कर्तव्य पथ पे चलना है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर। साथियों भारत की किस प्रख्यात वैज्ञानिक व उद्योगपति को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सितंबर 2022 में सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपको पूछा जाए तो क्या डॉक्टर आपके सुबोध धमानी है, डॉक्टर स्वाति पीरामल है, या डॉक्टर हर्षित भटनागर है, या डॉक्टर तेज स्वरूप है। तो यह भी आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, बिल्कुल डॉक्टर स्वाति पीरामल की बात करें, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों कुर्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है, जहां नामीबिया से
लाए गए 8 चित्तों को 17 नवंबर 2022 को छोड़ा गया। बताओ गुना, खारगोन या श्योपुर या खंडवा। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो होने वाला है, बिल्कुल साथियों ये श्योपुर होने वाला है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक। साथियों भवन वर्ग शासकीय भवन सेक्टर श्रेणी में वर्ष 2022 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है निम्न में से किसे 14 दिसंबर 2022 को प्रदान किया गया था। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसे प्रदान किया गया था। तो साथियों 148 है उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर वर्कशॉप को जो है ये आपके अवार्ड प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका सही होने वाला है। साथियों भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 को कहां संपन्न हुआ था? जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर या जैसलमेर में। तो साथियों बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके सामने कि पूछा जाए भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है ऑस्ट्रा हिंद की बात करें, ये आपकी कहां संपन्न हुआ था? तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बीकानेर में आपको संपन्न हुआ। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? एकदम सही और सटीक आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि चूरू जिले की सरदार सिर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भाजपा के किस निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित किया था? तो यह आपसे पूछा जा रहा है, तो यह भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अशोक पिंचा की बात हो रही है, इन्हें आपके किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपके एकदम सही और सटीक होने वाला है। तो इसी के साथ ये आपके 150 प्रश्नों के साथ ये एकदम पूरे, और ये आपके सामने आंसर की जो है पीछे डली हुई है। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर जो इसी नाम से, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप क्या है इस आंसर की को भी आप देख सकते हो। बिल्कुल ये आंसर की पूरी आपके सामने दी हुई है। तो बिल्कुल कैसा लगा आपको पेपर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको आनंद आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से लगातार रूप से 20 से 25 पेपर जो है ये CET 10+2 के पेपर से पहले मैं आपको करवा दूंगा। तो आप सभी साथी लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहे, आप साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये पेपर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।